क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ जो क्वेश्चन का नंबर है इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। तुम डाटा से चेक कर लेना कि तुम्हारे पास कौन सा क्वेश्चन है, और वहाँ क्वेश्चन आईडीज भी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम चेक कर सकते हो क्या दिया गया था। एनीवे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए इज इनकरेक्ट। जब हम डीएनए की बात कर रहे थे तो हमने ये बातें की थी। अब इसमें पहली बात है कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर अल्टर्ड बाय सिग्मा फैक्टर। याद है, सिग्मा फैक्टर को हम लोग ड्राइवर की तरह मानते हैं और वही डिसाइड कराता है कि आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो है करेक्ट, ट्रू। ऑप्शन नंबर 2 है इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और कुछ छोटे से छोटे आरएनए, ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं रेस्पेक्टिवली। तो भाई फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए बनाता है, सेकंड मैसेंजर आरएनए और थर्ड बाकी वो ट्रांसफर आरएनए वगैरह। तो मोरलेस ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 3 था splicing observed in transfer RNA involves successive sequential cleavage and ligation reactions while pre-messenger RNA splicing proceeds through lariat formation। प्री-मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग में आपने GUAG इंट्रॉन्स की बात की थी और वहां लैरिएट फॉर्मेशन देखते हो, लेकिन ट्रांसफर आरएनए में जो आपके एंटीकोडन वाली कहानी थी वहां पर जो इंट्रॉन है उसे हटाने के लिए कटिंग है और बाद में ज्वाइनिंग है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक था। ऑप्शन नंबर 4 है मैसेंजर आरएनए जिनके पास प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन होता है उन्हें डिग्रेड कर दिया जाता है नॉनसेंस मीडिएटेड डिके। अब ये एक प्रोसेस सही है। एंड मैसेंजर आरएनए विदाउट एन इन फ्रेम स्टॉप कोडॉन गेट एक्यूमुलेटेड एंड ट्रांसलेटेड इन द साइटोप्लाज्म। अब ये लास्ट वाला स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया। देखिए, जिनके पास प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन है उनका तो बैंड बजना ही बजना है, लेकिन जिनके पास मैसेंजर आरएनए के फ्रेम के अंदर स्टॉप कोडॉन नहीं होता तो उन्हें भी पहचान करके डिग्रेड कर दिया जाता है, उनको ट्रांसलेट नहीं कराते। तो ऑप्शन नंबर 4 था इसका फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर ऑन बाइंडिंग ऑफ द सेम डीएनए एलिमेंट। इस क्वेश्चन की आईडी है 1879801430 और यहां पर अगर आपको याद हो तो लैक रिप्रेसर के दौरान हम पढ़े थे, कभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा था, तो वहां एक स्लाइड थी क्रो वर्सेस सीआई। क्रो इज ओनली रिप्रेसर जबकि सीआई जो है बोथ रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर। आई होप ये बोल्ड लाइन वहां भी जोड़ दिया गया था और क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से कौन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर दोनों तरीके से काम करेगा। तो भाई ये रहा तुम्हारा लैम्डा सीआई रिप्रेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आंसर है 718। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जिसकी आईडी है 1879801466 और क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल या फिर स्ट्रक्चर जैसे कि स्पिंडल पोल बॉडीज हम लोग आमतौर पे एक सेकेंडरी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं जो कि लेबल्ड होता है किसके साथ। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं जहां पर देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर ये 2 डाई का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, अलेक्सा 568 और साई5, क्योंकि ये दोनों फ्लोरोसेंट डाई हैं। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है इनका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनका इस्तेमाल नहीं होता। वहां पे तो हमें हाई डेंसिटी वाले मेटल आयन चाहिए होते हैं जैसे कि गोल्ड पार्टिकल। इसका आंसर है नंबर 3। और वैसे भी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जब आप गोल्ड पार्टिकल का इस्तेमाल करते हो तो जहां जहां सेकेंडरी एंटीबॉडी विद गोल्ड पार्टिकल चिपका हुआ है वहां मुझे डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, इसलिए यहां मार्किंग के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है गोल्ड पार्टिकल। ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी, अब करते हैं कुछ और क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। जैसे कि ये क्वेश्चन था हाउ मेनी नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 7 स्क्वायर्स। तो भाई करना क्या था कि आपको एज्यूम करना था कि यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स अवेलेबल हैं। अब जैसे कि अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो सबसे पहला तो है ये 1, देन दूसरा है 2, फिर इसके बाद में थर्ड और फिर फोर्थ। तो 4 तो मेरे पास यहीं पर अवेलेबल हो गए। अब करते हैं 5वें की बात, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और फिर लास्ट में इनको ले लो साथ में तो 10। तो तुम्हारे पास टोटल
10 रेक्टेंगल थे इन 7 स्क्वायर वाली कहानियों के अंदर। तो यहां पर जो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन की आईडी है 187980140 और इसका करेक्ट आंसर था 615। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3। अब आती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन एक ऐसा भी है जो हम लोग जब लाइव सेशन कर रहे थे तो कई बार इस बात को हमने डिस्कस भी किया था कि भाई असल में ट्राई करने का मतलब क्या होता है एग्जाम में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आपके पास हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन है, हर एक में 4 A, B, C, D इस तरह के हर एक में 4 ऑप्शंस हैं और एक ही आंसर करेक्ट होगा हर क्वेश्चन के लिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप इन चारों क्वेश्चनों के आंसर सही दे दो और वो भी केवल रैंडम गैस के द्वारा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। यहां 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, यानी करेक्ट होने के चांस है 1/4। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी करेक्ट होने के चांस होंगे 1/4, 3 में भी 1/4 एंड 4 में भी 1/4। तो अब जो मुझे पूछा गया था वो ये है कि भाई सभी के सभी मेरे आंसर ठीक हो जाएं इस रैंडम प्रोबेबिलिटी के द्वारा, तो फिर इसका आंसर होगा टोटल मिला करके मल्टीप्लाई करने पर 1/4 की पावर 4, यानी कि आपका आंसर नंबर 2। क्वेश्चन की आईडी थी 18798014003 और इसका करेक्ट आंसर था 610। 610 आपका ऑप्शन नंबर 2 है और हमारा भी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था, तो ये आंसर भी ठीक हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 10। सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडीन क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इज नेम्ड एज। हो सकता है क्वेश्चन पढ़ के ऐसे लगे जैसे कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का है, बट एक्चुअली में ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से नहीं होता। ये जब हम लोग थायराइड में थायराइड हार्मोन्स बनाने की बात कर रहे होते तो वहां पर आयोडीन कैसे पहुंचा उसकी बात है। शुरुआत में आयोडीन को सेल के अंदर लाने के लिए एक सोडियम आयोडीन का सिंपोर्टर है, वो है जो आयोडीन को अंदर लेकर के आता है और फिर इस आयोडीन को अंदर ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा है पेंड्रिन का, जो कि एक ट्रांसपोर्टर है और ये सोडियम पर डिपेंड नहीं करता काम करने के मामले में। तो यहां भी जो सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडीन या क्लोराइड का ट्रांसपोर्टर का नाम देना था वो था आपका ऑप्शन नंबर 2 पेंड्रिन। तो यहां क्वेश्चन की आईडी है 801446 और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 782। 782 है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पेंड्रिन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। अमीनो एसिड साइड चेन ऑफ 4 हिस्टोन इन द न्यूक्लियोसोम आर सब्जेक्टेड टू रिमार्केबल वैरायटी ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन है, एसिटाइलेशन है, मिथाइलेशन है। अब इनमें से कौन सा पोस्ट ट्रांसलेशन मार्क ऑन हिस्टोन टेल इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। जनरली जब हम डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं खासतौर से वहां पर जब हम लोग जीन एक्सप्रेशन में बदलाव देखते हैं कि भाई एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जीन कैसे बदल रही हैं, या फिर आप यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन देख रहे होते हो तो वहां ये वाली बातें आती हैं। यहां पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा यूजुअली एसोसिएट करता है ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन को। तो देखिए डिफरेंट टाइप के हिस्टोन्स के अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन है। पहली बात आपको याद होना चाहिए था कि के इज लाइसिन, तो लाइसिन का एसिटाइलेशन करोगे चाहे कोई सा भी कर लो आप, H3 का, H4 का, 2A का, 2B का, सब के सब एक्टिवेशन कराते हैं। सिमिलरली फॉस्फोराइलेटेड सीरीन थ्रियोनिन के केस में भी एक्टिवेशन देखने को मिलता है। अगर आपने एसिटाइलेशन कम कर दिया है तो रिप्रेशन मिलता है। मिथाइलेशन आर्जिनिन का एक्टिवेशन करता है, लेकिन मिथाइलेशन लाइसिन का ये एक्टिवेशन है, इलॉन्गेशन और रिप्रेशन भी है। अब यहां पर बात तो उन्होंने यूबिक्विटिन की भी कर रखी है, लेकिन चलिए हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में हिस्टोन की टेल का मॉडिफिकेशन है और रिप्रेशन की बात कर रहे हैं और यहां पे है एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन। तो भाई एसिटाइलेशन के ऑप्शन तो वैसे डाल दो आप, तो भी कैंसिल करने के बाद में आपके पास मिथाइलेशन बचता रिप्रेशन के लिए। एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन मैंने इसलिए हटाया क्योंकि ये जनरली एक्टिवेशन में रिस्पॉन्सिबल है, और मिथाइलेशन खास तौर से H3K9 हिस्टोन 3 का लाइसिन नंबर 9, हिस्टोन 3 का लाइसिन नंबर 9 ये है जो आपका रिप्रेशन कराता है। इसी में लाइसिन नंबर 27 भी काम करता है, हिस्टोन 4 का भी 20 इसी काम में इन्वॉल्व होता है। तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, बशर्ते कि आपको कुछ एक हल्की फुल्की बातें याद हो कि एसिटाइलेशन क्या करता है और मिथाइलेशन क्या करता है। तो इसका आंसर है 2। अब क्वेश्चन की आईडी है 1432 और यहां पर करेक्ट आंसर है 26।
26 है आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 2 है हमारा मिथाइलेशन ऑफ S3K9, तो ये भी ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के मामले में एफिनेफ्रिन तो हमें पता ही है कि एफिनेफ्रिन में जीपीसीआर वाली कहानी है और इस केस में वो साइक्लिक एमपी बनवाता है अल्टीमेटली। गुल्कागन का रिसेप्टर भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कई जगह पर, TSH रिसेप्टर्स ये भी। बट ट्रांसफेरेंट का जो रिसेप्टर है ये रिसेप्टर है आयरन का। देखिए आयरन को कैरी करने वाला जो प्रोटीन होता है जिसे हम ट्रांसफेरेंट कहते हैं वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर आता है। तो जनरली वो कोई टिपिकल सिग्नल ट्रांसलेशन पाथवे को इन्वॉल्व नहीं करता। तो इसका जो नॉट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर था वो था आंसर नंबर 2। क्वेश्चन की आईडी है 1433 और यहां पर करेक्ट आंसर दे रखा है 730 ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ट्रांसफेरिन। तो आई होप इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ में जहां आपके कंफ्यूजन थे वो दूर भी हो रहे होंगे और आपको ये भी आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे एनालाइज करना है की को क्वेश्चन पेपर के साथ में। Many of you must have seen this beautiful scenery, mainly during the rainy season. A male peacock spreads its feathers and dances gracefully. Is it due to the beautiful weather during the rainy season, or there is some other reason behind it? Actually, the main reason behind this dancing pattern or this dancing activity of this male peacock is to attract the female. That is, to make a mating call and to reproduce. If we look around ourselves, there are so many different species of animals and insects, birds also, which show different mating behaviors. Some show the dancing pattern, whereas others sing beautiful songs. Sometimes they make noises in a particular pattern. This type of dancing or singing or making noises, it depends on the species. So basically the difference between these mating calls is to identify the species or the female of the same species. So the similar species, they never interbreed together. For example, two different varieties or species of frogs, they never interbreed due to some reproductive isolation. This inability of breeding of the similar species or related species may be due to the behavioral isolation, geographical, genetic or physiological barriers. We can see here in this picture, the male frog is trying to impress a female frog, but she is clearly indicating that this is not the mating site for these two species. Here there are example of 5 different species of frogs. To isolate the mechanism of breeding between two related species, they are showing the mating activity during different times of the year. For example, the wood frog is active during the April, whereas the green frog or the bullfrog is active during June or July. So this type of behavior or the isolation of mating behavior, it ensures that the species of two related individuals, they never interbreed, and therefore the mating happens only between the two same species, the male and female of the same species. Do you think the plants, which seems very simple, do they show such complicated behavior for reproduction? Although the flowers, they have the male and the female reproductive structures on the same place, and it is very simple that the pollen of the same flower may pollinate the stigma of the same flower, the host flower. But this question is saying something else. The question says, in certain plants, the mechanism where timing of anther dehiscence and stigma receptivity do not coincide to avoid self-pollination is called. So there is a phenomenon in some species of plants where the anthers dehisce at the different time, that is the pollen, they become mature at a different time, whereas the stigma of the same flower become receptive at some other time period. So the pollen grain of the same flower never pollinates the stigma of the same flower. So such a mechanism is known as, we have to identify the correct answer. Is it known as dichogamy, hercogamy, monoacy or dioacy? Let's see what these terms mean. Hercogamy basically is related to the structural variation or the position of these two types of reproductive structures, which is placed at different positions. For example, in the milkweed or Calotropis procera species, we can see that the stigma is located at the top,
whereas the pollen grain containing sac, which are known as pollinia, they are located at the base of these structures. These pollinia are carried away through wind, so they are never opened at the same place. So these pollinia will never be able to fertilize the same flower. So such a mechanism in which this isolation or barrier is created due to the different position of these two reproductive structures, it avoids the self-pollination and it ensures cross-pollination, that is, variability is introduced in such a manner. Similarly, there is one more term known as monoacy. A common example of monoacy is the castor plant, that is Ricinus communis. In this plant, the inflorescence, if we look closely, the male flowers are situated at the base of this inflorescence. These are known as staminate flowers, that is the flowers containing stamens only. Whereas the pistillate flowers, that is the flowers containing only the female part, are situated at the top. If the reverse would have happened, these pollen grains would have fallen down and the flowers, female flower which would have been situated at the base, would have been pollinated by the same pollen grains or the pollen grains of the same plant. But this different position, this unique type of positioning of the female and male flowers, it ensures that self-pollination never occurs. So this is known as monoacy. Similarly, there are different plants in which the male and female parts or the structures, they never occur in the same flower. In fact, the plant bearing the male flower, that is the staminate flower, are different, whereas the plant bearing the female flower, that is pistillate flowers, are entirely different. Such a condition is known as dioacy. And Carica papaya, that is the papaya plant, is a very common example. Here also, because the male and female reproductive structures are not situated in the same plant, so self-pollination can never occur. Cross-pollination is the only chance they have. Whereas the fourth term which is asked here is dichogamy. This word is obtained from Greek, in which dicha means into and gamos means marriage. Here the flowers are bisexual, that means they have both the male and the female reproductive structures, but the anthers mature at the another time, whereas the stigma, they mature at different time. So the self-pollination is never occurring. Some common example of this type of phenomena are sclerodendron, sunflower and salvia. Here two different varieties are also found if we subcategorize these. For example, in some of the flowers, for example the star fruit, the male part matures first. This is known as protandry. Whereas in some other examples, for example the sweet potato, the female part matures first and the stamen will be synthesized and mature later. So this is known as protogyny. If we look again at this question, the question asked that the mechanism where timing of anther dehiscence and the stigma receptivity do not coincide to avoid self-pollination is called, and we get our answer as dichogamy. Next question is related to the family history, you can say. So here there is a picture depicted below, which is a phylogenetic tree of selected taxa. They are denoted as taxa A, B, C, D, E, F and G. And in this, two groups are depicted. One is containing taxa A, B, C, known as group X, and the other is containing taxa D, E, F, which is denoted as group Y. Some statements are given below on the basis of this diagram, and these statements, we have to tell out of these statements which one is the correct. The first statement says that group X is monophyletic and group Y is polyphyletic. Second statement says the group X is paraphyletic and group Y is monophyletic. Whereas third statement says both the group X and Y are monophyletic. And fourth statement says group X is monophyletic whereas group Y is paraphyletic. Before answering the question, let's discuss what are these terms meant for. For example, if we look at this example, here there is an ancestor A from which two species diverged. One was B and the other one was I. From the B species, further diversification took place and two different species emerged, C and F, and from C and F, DE and GH taxa originated respectively. Similarly, from the I species, taxa J and K emerged. In this case, if we consider this entire group in which all the species or the taxa DE, GH, similarly CF also included in this group, they all have a common ancestor, that is B. Such a group in which all the descents from the common ancestor are considered is known as monophyletic group.
In the similar example, if we consider only these three taxa, that is A, I and K, here K taxa has an ancestor I, whereas I has an ancestor of A. In this case, we are talking about some lineage, but all the descents from the same ancestor are not considered. So such a group of taxa in which the different taxa, they have a common ancestor but all the descents are not considered, is known as paraphyletic. If we would have considered this structure, this entire group, this would have been monophyletic, but because J is taken out, similarly this entire lineage is also not considered in this grouping, so only these three taxa are considered, so we will call it a paraphyletic group. There is one more grouping in which all the descents from common ancestor are not considered. If we can see, there are three taxa, D, E and C, and the D and E have that common ancestor as C, whereas G and H have common ancestor as F. So all these taxa do not have common ancestors, they have two different ancestry. Therefore such a group in which the taxa has different ancestry is known as polyphyletic group. Now if we look at these definitions, the monophyletic taxa is defined as a group that consists of the most recent common ancestor of a group of organisms and all of its descendants, whereas a paraphyletic taxon is defined as a group that consists of the most recent common ancestor and some of its descendants, not all. Whereas a polyphyletic group is defined as a group of unrelated individuals or organisms that lack the most recent common ancestor. That means the ancestors are more than one. Now if we look at this group, group X contains all the taxa which has a common ancestor, so this must be a monophyletic group. Whereas group Y, it has three taxa, although their ancestry is common, but all the descendants are not included. That means G is taken out. So therefore this group must be paraphyletic. And if we look again at the question, we have got our answer. The statement which is correct is fourth, group X is monophyletic and group Y is paraphyletic.